रमा के पति जमशेदपुर में इंजीनियर थे। सोशली थोड़ा डल उन्हें राधिका ने अवश्य पाया था, पर आज उनके आने से उसे थोड़ा सा जो अंतराल मिल गया, उससे वह उनके प्रति कृतज्ञ हो आई। आप सुनाइए, बड़ी बटालियन खड़ी कर दी। कहाँ, कुल 3 ही हैं। अब आप भी इस दिशा में कुछ प्रगति कीजिए। चीर कुमार अक्षय जी को हम राजी कर लेंगे। इस स्पष्ट भाषण के बाद राधिका से कुछ कहते न बना। प्याले में चम्मच हिलाने लगी। पहले पूछ तो लीजिए अक्षय भैया से कि यूं ही वादे करने लगे, रमा ने पति से कहा। अरे, अक्षय को तैयार करना क्या मुश्किल है, वे तो अपने आप तैयार बैठे हैं, कुमार ने सोहत्साह कहा। चलो तो हम यह शुभ कार्य संपन्न करवा कर जाएं। रमा के स्वर में एक काट थी, एक व्यंग्य। राधिका को यह थप्पड़ की तरह लगा। मेरी ओर से यह बैरभाव सा क्यों है? पापा के कारण? पर पापा से रमा का कोई लगाव नहीं। शायद रमा के पति कुमार को इस चर्चा में आनंद आ रहा था। बोले, क्यों अक्षय? आप चुपचाप चाय पीजिए, अक्षय ने कहा। सोनाम, नाश्ते के लिए प्लेटें और ले आओ। राधिका की कृतज्ञ दृष्टि अक्षय से मिली। अक्षय ने ठीक ही सोचा था, राधिका ऐसी चर्चा आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। चाय पीकर रमा ने राधिका का फ्लैट देखने की इच्छा व्यक्त की। कुमार भी साथ आना चाहते थे, पर रमा ने उन्हें बरज दिया। राधिका चुपचाप आगे हो ली। रमा ने कमरे देखे, फिर तख्त पर बैठ गई। इस समय उसका चेहरा शांत था। पापा अब तो ठीक हैं, राधिका ने कहा। मैं गई थी। मिले थे? हाँ, राधिका ने कहा। पर तुमने काम बड़ा वैसा किया। सच कहती हूँ, मैं तो सुनकर कांप गई। यह भी कहने लगे कि राधिका में इतना साहस कैसे आ गया। उसके स्वर से थोड़ा बुरा मानकर राधिका ने कहा, सैकड़ों लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, इसमें अनोखापन क्या है? पर कितनी ही लड़कियां पत्रकारों के संग। शायद रमा उचित शब्द ढूंढने के लिए ठिठकी। भाग जाती हैं, यही कहना चाहती हो ना? मैं अपनी जिम्मेदारी पर गई थी, किसी और पर निर्भर होकर नहीं। उसके कंठ की उग्रता से रमा कुछ धीमी हो आई। मैं क्या जानूं, तुमने तो कभी एक लाइन भी न लिखी। जो उड़ता उड़ता सुना उसी को मानना पड़ा। उधर तुम्हारे पापा इतना बीमार। कमरे में एक अप्रिय संत्रस्त वातावरण सा छा गया। राधिका चाह रही थी कि रमा बस उठकर चली जाए। साथ ही रमा के इस आचरण से वह आहत थी। उसके मन में तो रमा की एक मधुर स्मृति ही थी, मसूरी में साथ बिताए गए ग्रीष्म की। अक्षय तुम्हें कैसे जचते हैं? रमा ने अचानक प्रश्न किया। क्यों? यह कभी कभी बेसिर पैर की बात कर उठते हैं। वैसे अक्षय का इरादा विवाह करने का नहीं लगता। मेरी शादी के बाद इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते नामंजूर कर दिए। अच्छा? राधिका के स्वर का व्यंग्य शायद रमा को प्रकट न हुआ। हाँ, रमा ने इस प्रकार बात छेड़ी कि राधिका आगे पूछे, पर राधिका की ओर से कोई जिज्ञासा न पा उसने बात पलटते हुए कहा, यह तो बताओ तुम्हारा क्यों संबंध विच्छेद हो गया? कोई संबंध था ही नहीं। न मैं संबंध करने गई थी, मैं पढ़ने गई थी, डिग्री लेकर लौट आई। अच्छा, यह तो बताओ तुम क्या क्या लाई? रमा ने बात पलटते हुए कहा। मुझसे यह बार बार कहते रहे कि तुम्हें चिट्ठी लिखूं, पर पता नहीं मालूम था। इनका मन एक ट्रांजिस्टर के लिए था। क्यों? क्या यहाँ नहीं मिलते? राधिका समझ रही थी कि उसके कंठ में फिर रुखाई आ गई है, पर वह उसे गोपन न रख सकी। मिलते तो हैं, पर बाहर की चीज़ की बात ही और होती है। होती होगी। मैं तो कुछ भी नहीं लाई, न छाते, न घड़ियाँ, न लिपस्टिकें, न ट्रांजिस्टर। हाँ, कुछ किताबें हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ रंग। उनमें तुम्हें रुचि न होगी। फिर राधिका स्वयं ही पिघल गई। रमा बेचारी क्या करे? जिस परिवेश में रहती है आखिर उसी को प्रतिबिंबित करती है। उसने अपेक्षाकृत मृदु स्वर में कहा, अगर चिट्ठी डाल देती तो मैं कुछ न कुछ ले आती। फिर वह अंदर गई, फालतू कपड़ों का सूटकेस खोला। जब गई थी तो बर्फ़ कीचड़ आदि से अपनी रेशम की साड़ियाँ बचाने के लिए 2 नायलानी साड़ियाँ ली थी, जो एक आध बार ही पहने गई। उन्हीं को लाकर उसने रमा के आगे रख दिया और कहा,
अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो ले लो, दोनों पसंद हो तो दोनों ले लो। रमा साड़ियाँ उलट पुलट कर देखने लगी। उसके चेहरे का उत्फुल्ल भाव देख राधिका ने एक कचोट के साथ सोचा, मेरे लिए ये छोटे छोटे सुख क्यों खो गए हैं। फिर सोनाम का कुंडी खड़काना, बच्चे माँ के लिए रो रहे हैं। राधिका ने एक अखबार में साड़ियाँ लपेटकर रमा को पकड़ा दी और उसके जाने के बाद तख्त पर लेट गई। खिड़की से हवा अच्छी आ रही थी। उसे लगा कि यदि रमा से भेंट न होती तो अच्छा रहता। कैसी संकुचित प्रवृत्ति की, पूरी गृहस्थनुमा हो गई है वह। साथ ही थोड़ा सा खेद कि क्या विवाह के कुछ वर्ष एक हंसमुख युवती को इतना ईर्ष्यालु कुंठाग्रस्त बना सकते हैं कि वह अपनी किसी समवयस्का से बिना तानों के, बिना उसे नीचा दिखाए बात नहीं कर सकी। क्या रमा को वैवाहिक जीवन में संतोष नहीं है? राधिका तख्त पर औंधी होकर लेट गई। छुट्टी के दिन सुबह कोई फिल्म शो देखना और फिर दोपहर का भोजन बाहर ही करना अक्षय और राधिका की आदत सी बनती जा रही थी। राधिका भी बाकी सप्ताह की एक रास्ता से बचने के लिए रविवार की राह देखती। घर व्यवस्थित हो गया था, कुछ काम करने का मूड अभी जमा नहीं था, इसलिए वह हल्की हल्की ठंडे वाले लंबे दिन राधिका ऐसे ही कभी कुछ पढ़ते हुए या कुछ सोचते हुए बिताती। 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद कुछ न करना कितना भला लगता था। नहीं तो चाहे वर्षा हो या हिमपात, सुबह एक टोस्ट, एक गिलास संतरे का रस और कॉफ़ी लेकर उसे भागना ही पड़ता था। सुबह का क्लास 7:45 पर शुरू होता था। उससे और विद्यार्थियों से पहले पहुंचने की अपेक्षा की जाती थी। राधिका अक्सर उन दिनों की याद करती। चक्की के पाट में फंसे हुए प्राणी का सा जीवन था वह, काम काम काम। पर अपनी निराशा और दुख को भुलाने का कितना अच्छा उपाय। रोज़ सुबह 2 घंटे क्लास या लैंग्वेज लैब में बिताकर राधिका फिर अपने क्लास में जाने के लिए खाली हो जाती थी। उसके अपने सारे क्लास अपराह्न में ही होते थे। पिछले 2 वर्षों से इसी तरह सुबह नौकरी व शाम को पढ़ाई का क्रम चलता रहा। राधिका जोडित नाम की एक यहूदी लड़की के साथ एक फ्लैट में रहती थी। जोडित से जो मितव्ययिता सीखी थी वह अब काम आ रही है। वह पूंजी जो अपने आप संचित हो गई थी, उस पर राधिका 1 वर्ष बिना कुछ किए काट सकती थी, यदि वह उसी सावधानी से काम ले। इसलिए उसने अपने लिए एक भी नया वस्त्र नहीं खरीदा था। घर जुटाने में भले ही काफ़ी कुछ खर्च हो गया था। एक सुनहरी धूप से भरा रविवार। भोजन करने वे विपुला में आकर बैठ गए थे। छोटा सा रेस्तरां काफ़ी भरा हुआ था। अक्षय को चाइनीज़ खाना पसंद था, राधिका को भी अरुचि नहीं थी। राधिका, एक हर्ष विस्मय भरा स्वर। राधिका ने वेन्यू पर से आंखें उठाई। मनीष? उसके मुख से निकला। हाँ, मैं मनीष ही हूँ, कहकर मनीष की जिज्ञासु दृष्टि अक्षय पर तिर गई। अक्षय, ये मनीष है मेरे पुराने परिचित। राधिका ने परिचय कराया। और अक्षय मेरे मित्र हैं। मनीष ने मुस्कुराकर परिचय स्वीकार किया और अक्षय का निमंत्रण पा वह तीसरी खाली कुर्सी पर बैठ गया। राधिका ने अक्षय से कहा, मैं पहले वर्ष जिस यूनिवर्सिटी में थी वहाँ मनीष भी थे, फिर कनाडा चले गए। तुम कब लौटी? मनीष ने मेज पर हाथ टिकाकर पूछा। बस थोड़ा ही समय हुआ। और तुम? मुझे तो 1 साल होने वाला है। अच्छा, तो अब यहीं रहने का इरादा है? राधिका बोली। मुझे तो जानती ही हो, कहीं जमकर नहीं रहता। प्रवेश द्वार से एक युवती ने प्रवेश किया और मनीष को देखकर एक आह्वानपूर्ण मुस्कान से उसकी ओर बढ़ आई। अक्षय और मनीष उठकर खड़े हो गए। फिर परिचय हुआ। राधिका, कारिन, अक्षय। चौथी कुर्सी कारिन ने ले ली। अक्षय कुछ अस्वस्थी तो अनुभव नहीं कर रहा है, यह जानने को राधिका ने उसे देखा, पर कारिन उसी की ओर मुख करके बात कर रही थी। मनीष मुस्कुराया। सच, मनीष से कुछ नहीं छिपता। कारिन कड़ा हुआ कश्मीरी फिरन पहनी थी, बहुत छोटे बाल जिससे उसके सिर का सुंदर आकार दिखता था। छोटा उज्जवल माथा, हल्की भौहें, ग्रे रंग की आंखें, खड़ी नाक, सुंदर हल्के गुलाबी होंठ। मनीष को कभी किसी कुरूप युवती के साथ आज तक नहीं देखा गया। उसकी वाग्दत्ता विजया, जो भारत से भागी भागी उसके पीछे पहुंची थी, उत्तर भारत के माप से सुंदर थी। फिर नयनतारा,
उसकी दूसरी मित्र, जिसके कारण मनीष ने अपनी वाग्दत्ता से संबंध विच्छेद कर लिया था, किसी प्राचीन मंदिर के स्तंभ पर खुदी यक्षिणी सी दिखती थी। और अब यह कारीन। मनीष मुस्कुरा रहा था। कैसा लग रहा है? मनीष ने पूछा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो? पिछले वर्ष से यहाँ एक आर्ट इंस्टीट्यूट खुली है, भारत में आकर भारतीय आर्ट पर रिसर्च करने वाले विदेशियों के लिए। उसी को संभाल रहा हूँ। कारीन उसी में रिसर्च ट्रेनिंग में है। तुम? अभी कुछ नहीं। लेडी ऑफ लेज़र? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। राधिका को लगा कि वह मनीष की बात दोहरा रही है। तब कारीन ने मुड़कर राधिका से बातें आरंभ कर दी। भोजन समाप्त होने पर एक दूसरे के पतों का आदान प्रदान हुआ। विदा लेकर जब राधिका अक्षय के साथ चली तो कुछ अनमनी हो आई। आप ऊब तो नहीं गए? उसने अचानक अक्षय से पूछा। नहीं, रोचक लोग थे। सड़क पार करने के लिए पेमेंट के किनारे पर रुककर राधिका ने कहा। हाँ, मनीष को थोड़ा सा जानती थी। डैन का परिचित था। डैन नाम यूँ सहज भाव से निकल जाता। अब तो न पीड़ा बची है न उसकी कचोट, केवल एक मलाल है डैन के कारण परिवार खो देने का। डैन भी मेरा एक मित्र था। हाँ, मुझे विद्या ने बताया था। राधिका चौंक गई। और क्या बताया था विद्या ने? ट्रैफिक की हरी बत्ती जलने पर भी राधिका खड़ी ही रही। यही कि तुम दुलार में बेहद सिर चढ़ी हो गई हो। अक्षय ने राधिका की बाँह पकड़ ली और सड़क पार करने लगा। राधिका यंत्रवत चलती गई। उसकी पीठ के पीछे विद्या नितांत अपरिचितों से उसकी चर्चा करती आई है। यह जानकर उसे मर्मांत तक पीड़ा हो रही थी। और कुछ? उसने पूछा। नहीं, पर राधिका, विद्या वैसी बुरी नहीं जितनी कि तुम्हें लगती है। मन ही मन उन्हें तुम्हारा बहुत ख्याल भी है, अक्षय ने कहा। होगा। राधिका का स्वर रूखा था। वह चुप रही। घर लौटकर वह जाकर तख्त पर लेट गई। विद्या ने अपने ठंडे विश्लेषणवादी लहजे में अक्षय से उसके बारे में बातें की होंगी कि वह डैन के साथ चली गई थी और कुछ महीने के बाद डैन से अलग हो भूखों मरने की दशा आ गई थी। यह भी विद्या ने जरूर बताया होगा। तभी राधिका के मुख्य द्वार की घंटी बज उठी। अलसाते हुई सीढ़ियां उतरकर जब उसने द्वार खोला तो देखा कि मनीष खड़ा है। आ सकता हूँ? अपना विस्मय प्रकट न करते हुए राधिका ने कहा। हाँ, आओ। और एक और हटकर राह दी। मनीष उसके पीछे पीछे आया और राधिका जब दहलीज पर ठिठक गई तो वह भी रुक गया। फिर राधिका ने कुर्सियों की ओर हल्का सा संकेत किया और स्वयं तख्त पर बैठ गई। मनीष की प्रशंसात्मक दृष्टि कमरे की सादी सज्जा पर से होती हुई राधिका पर टिक गई। राधिका को अब 2.5-3 साल बाद देख रहा था। पहले से अधिक सांवली और परिपक्व दिखती थी, अधिक गंभीर भी। होठों के कोरों में हल्की उदासी। गर्मी सी होने लगी है, क्या मैं कोट उतार सकता हूँ? हाँ हाँ, राधिका ने कहा। मनीष ने कोट उतारकर कुर्सी के पीछे लटका दिया। छत पर अपराह्न की उजली धूप बिखरी हुई थी। उसका प्रकाश और सुखद उष्णता कमरे में भी आ रही थी। उसमें राधिका का मुख बड़ा कोमल लगने लगा था। तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं, अभी नहीं। कारीन को डिफेंस कॉलोनी पहुंचा कर आ रहा हूं। तुमसे निश्चिंतता से बैठकर बात करना चाहता हूं। राधिका क्या कहती? मुस्कुरा दी। मनीष सांवला है, लंबा दुबला शरीर, चलने फिरने में एक सहज गरिमा, लंबा ही चेहरा, मुद्रा में चापल्य और कभी कभी शिशुओं सा सारल्य। मनीष में कुछ ऐसा आकर्षण है कि अनजाने ही उसका सिर गोद में रख लेने का मन होता है। अपनी यह बात राधिका से उसकी एक सहपाठिनी ने कही थी। मनीष को युवा मित्रों की कमी नहीं होती। वह उनसे बहुत जल्दी ऊब भी जाया करता था। एक वर्ष में कई लड़कियों से मित्रता तो राधिका ने ही देखी थी। अच्छा राधिका, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं? बुरा न मानना। राधिका ने प्रश्न भरी आंखें उसकी ओर फेरी। यह अक्षय केवल एक मित्र, बल्कि आजकल मेरे एकमात्र मित्र। इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की है, बहुत देखभाल भी करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए मनीष ने थोड़ा हंसकर कहा। तो तुम्हारा वही चारित्रिक पैटर्न नहीं बदला।
मित्रों में तुम अभी भी पिता को ही ढूंढती हो। यानी? राधिका ने कहा। उसकी आवाज़ से लगा कि वह बुरा मान गई है। यानी कि तुम पुरुष में प्रेमी या पति नहीं ढूंढती, पिता ढूंढती हो। जीवन के एक संघर्षमय क्षण में डैन ने तुम्हें संभाला। तुम कृतज्ञता से उसके साथ रहने लगी। अब अक्षय देखभाल कर रहे हैं तो शायद उनसे विवाह कर लो, क्योंकि तुम जीवन में लंगर चाहती हो, उसे पूरी तरह स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं हो। राधिका का सिर नत हो आया था। कुछ देर बाद उसने मंद स्वर में कहा, हो सकता है मैं अक्षय से विवाह कर लूं। मेरे जीवन में प्ले बॉय के लिए स्थान नहीं है। मैं संगी चाहती हूँ जिसमें स्थिरता हो, औदार्य हो, जो मुझे मेरे सारे अवगुणों सहित स्वीकार कर ले, मेरे अतीत को झेल ले। तुम समझती हो कि अक्षय में इतना साहस है? यह तो समय ही बताएगा। कमरे में जो मौन छा गया था उसकी अप्रियता तोड़कर हंसते हुए मनीष ने कहा, मुझे क्षमा करना राधिका, इतने दिनों बाद हम मिले हैं और मैं उपदेश देने बैठ गया। शायद मुझ में वृद्धावस्था के लक्षण आने लगे हैं। यह तो बताओ, तुमने मेरे कनाडा जाने के बाद क्या किया? तब राधिका ने भी हंसकर कुछ उभरने का प्रयत्न किया। वह कितने दिनों से किसी से स्पष्ट भाषण करने को तरसी हुई थी, यह भी उसने अपने आप जाना। अक्षय के साथ ऐसी बातें नहीं हो सकती। उससे वार्तालाप के कुछ सीमित ही विषय हैं। डैन से अलग तो मैं तुम्हारे सामने ही हो गई थी। उसके बाद मुझे संस्कृत की सहायक शिक्षिका की नौकरी मिल गई। वहीं से मैंने एमए कर लिया। फिर एकाएक वहाँ इतना त्रासदायक लगने लगा कि मैंने सोचा कि जब तक मैं भारत न लौटूंगी शांति न मिलेगी। शांति मिली? मनीष मुस्कुराया। नहीं मिली। राधिका उदास हो आई थी। अक्सर टाइम वुल्फ की उस नावल का शीर्षक याद आता रहता है, तुम घर वापस नहीं जा सकते। कुछ अजीब ही किस्म की हो गई हूँ, न वहाँ सुखी थी न यहाँ। तुम कॉफ़ी बनाने को कह रही थी, मनीष ने कहा। राधिका के साथ वह भी उठा और दोनों कमरों के बीच खड़ा होकर बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता रहता है। यह कोई नई भावना नहीं है, और मैं तो 7 साल के बाद लौटा। राधिका ने परकोलेटर का प्लग लगा दिया। तुम्हारा परिवार भी तो है ना? मैं उन सब से मिलने गई थी। बड़े भाई सहपरिवार कलकत्ता गए थे। विमाता घर पर मिली, पापा से भी, पर उन्होंने तुम्हें क्षमा नहीं किया है। मनीष ने धीरे से बात जोड़ी। हाँ, पर विश्वास नहीं होता था। सोचती थी जब वे मेरा मुख देखेंगे तब शायद क्षमा कर दें। फिर मौन। आंसुओं से धुंधला गई दृष्टि राधिका ने झुका ली। आसपास का शोर कमरे में घुस आया। नीचे आंगन में फटाफट धोए जाते कपड़े, सामने पार्क में गेंद खेलते बच्चों की आवाज़ें, पीछे गली में किसी स्त्री का कर्कश स्वर, और इन सब के ऊपर रेडियो पर फिल्मी धुनें। मैंने तुम्हें दुखद प्रसंगों की याद दिला दी। मनीष का दायां हाथ राधिका के कंधे पर हल्के से आ टिका। नहीं मनीष, तुम नहीं जानते कि इतने लंबे समय की चुप्पी के बाद किसी संवेदक प्राणी से यह सब बताकर मुझे कितना चैन मिल रहा है। नहीं तो अपने में ही घुटते घुटते। मनीष का हाथ उसके कंधे से हट गया। परकोलेटर में उबलते पानी के बुदबुदे दिखने लगे। कॉफ़ी का प्याला मनीष को पकड़ाते हुए राधिका ने कहा, तुम अपने बारे में भी तो कुछ कहो। तुम्हारी वह इंस्टीट्यूट है। मनीष ने एक घूंट पीकर प्याला रख दिया। सूर्य शायद किसी बादल से ढक गया होगा, तभी कमरे से धूप एकदम लोप हो गई। तुम्हें बताया तो था, अभी पिछले वर्ष ही तो खुली है। मुझे डायरेक्टरशिप का ऑफ़र मिला, अच्छा खासा था। मैं भी इतने वर्षों बाद भारत आकर देखना चाहता था कि क्या हाल है। यहाँ आकर अब लगने लगा कि मुझे शीघ्र ही निर्णय लेना होगा कि मैं भविष्य में क्या करूं। किसी अमेरिकी लड़की से विवाह कर वहाँ बस जाऊं या वहाँ के आकर्षणों को तोड़कर भारत में रहूं। किसी अमेरिकी लड़की के साथ? यदि वह भारत में रहना पसंद करे तो, पर अधिकतर पसंद नहीं करती। मनीष ने प्याला उठा लिया और कहा, कॉफ़ी अब पहले से भी अच्छी बनाने लगी हो। राधिका को हंसी आ गई। तुम्हें जैसे अब तक उस कॉफ़ी का स्वाद याद है। मुझे डैन बेरूत में मिला था, मनीष ने कहा। अच्छा। राधिका का स्वर उत्साहीन था। मन से किसी का एकदम ऐसे निकल जाना उसके लिए नितांत नया अनुभव था। पर डैन अब मृत है। राधिका के लिए अब वह एक भूली हुई स्मृति मात्र।
राधिका, तुम कुछ नहीं कर रही हो तो हमारे इंस्टीट्यूट में ही मदद करो। हमारे लोगों को अक्सर ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है जो कि संस्कृत जानते हों, वक्त पड़ने पर दुभाषिए का काम कर सकें, कभी कभी फोटोग्राफी का भी काम कर दें। एक साहब मुगल कालीन वास्तुकला पर काम कर रहे हैं, कारीन राजस्थानी पेंटिंग्स के उद्भव और विकास पर, और एक सज्जन भारत के विभिन्न प्रदेशों में घड़ों की आकृतियों को फोटोग्राफ कर रहे हैं। राधिका ने कहा, देखूंगी। तुम क्या काम कर रहे हो? आर्ट हिस्ट्री पर। अभी कुल 4-5 ही लोग हैं। ज़्यादा समय तो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है। कई असिस्टेंट हैं, 2 इंडेक्स कार्ड बनाने में लगे रहते हैं, 2 फोटोग्राफी के सामान और माइक्रो फिल्मिंग का भार संभालते हैं। बड़े महत्वपूर्ण हो गए हो। हाँ राधिका, मनीष ने गंभीरता से कहा। चाहता तो नहीं था, पर इस क्षेत्र में विदेश में लोग हैं ही कितने, जानबूझकर जिम्मेदारी ओढ़नी पड़ी। मैं क्या करूँगी? तुम इसी तरह सजी सजाई मेरे ऑफिस के कोने में बैठी रहना, इससे हमें और अतिथियों को प्रेरणा मिलेगी। आज राधिका ने गले में सोने की चेन डाल ली थी, करीब 1 अंगुल चौड़ी, और कानों में बहुत दिन बाद कर्णफूल भी। मनीष का संकेत शायद उसी ओर था। राधिका जानकर झेंप गई। सुनो, तुम्हारे भी परिवार वाले होंगे? फिर राधिका ने पूछा। नहीं, कोई नहीं है। तभी तो कोई दुख या शिकायत नहीं है। चाचा चाची ने पाला था, दोनों में अब कोई जीवित नहीं है। राजस्थान के एक कस्बे में एक मकान है, वह भी 2-3 बरसात के बाद शायद ढह जाए। अभी गुलमोहर नहीं फूले, न कोयल की कूक ही सुन पड़ी। राधिका ने निष्प्रयोजन ही कहा। अभी से कहाँ? मनीष ने खाली प्याला मेज़ पर रख दिया और दोनों बाहें पीछे कर कुर्सी पर आराम से अध लेटा हो गया। मनीष इस समय शांत था, आंखें थोड़ी थोड़ी झपी हुई, पूरा शरीर बहुत रिलैक्स होने की मुद्रा में। पर वह सहज है, राधिका यह जान रही थी। उसने 2-1 बार मनीष की ओर ताका और फिर अपनी बाईं कलाई में पड़ी एक कांच की चूड़ी को छूने लगी। तुम यह कैसे कर पाती हो? मनीष का प्रश्न सुनकर वह चौंक गई। क्या? यह न बदलना? अभी भी वैसी ही हो जैसे कि ओ हेयर एयरपोर्ट पर उतरी थी। वही केश विन्यास, वही मधुर भाव मुद्रा। मुझे याद है, मैं नयनतारा के साथ डैन का स्वागत करने गया था और तुम्हें उसके साथ उतरते देख बड़ी ईर्ष्या और रोष का भाव जागा था। रोष क्यों? राधिका हंस पड़ी। वह तो स्वाभाविक ही प्रतिक्रिया है। एक तो विदेश में यहाँ की छठी छटाई यानी काफ़ी बदसूरत लड़कियाँ पहुँचती हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती। एक आध अच्छी पहुँचे भी तो उस पर किसी और का अधिकार देख रोष क्यों ना हो? मनीष की आंखों में कौतुक था। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम हल्के पीले, बेहद हल्के पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी जिसमें खूब चौड़ा कत्थई बॉर्डर था। आंखें विस्मय से गोल और आह्लाद से चमकीली, डैन की दाईं बांह से घिरी, छोटे छोटे कदम रखती, आयासहीन चाल, जैसे तैर रही हो। एयरपोर्ट पर तुमने ध्यान नहीं दिया था, पर उसी रात डैन के फ्लैट में जब हम पहुंचे थे तब तुम बालकनी में खड़ी थी। मेरे अभिवादन करने पर तुमने घूमकर देखा था। तब तुम्हारे मुख पर ऐसा भाव था कि तुम मेले में खो गई हो, सहमा, डरा हुआ। तब मैं नयनतारा से कहने को हुआ कि तुम्हें हम अपने साथ ले चलें, पर रुक गया क्योंकि कमरे में आने पर तुम्हारी मौन आंखें केवल डैन का पीछा कर रही थी। राधिका को यह सब सुनकर अच्छा लगा। कितने दिनों बाद पुरुष मुख से अपनी प्रशंसा सुन रही थी, साथ ही सतर्क भी थी। शायद यह मनीष के सम्मोहन का एक भाग हो, एक टेक्निक। और अब तुम्हें देखता हूँ तो एक और सज्जन साथ लगे नजर आते हैं, तुम्हारे अक्षय जी। राधिका ने बालों की एक लट पुनः जूड़े में खोस दी। अक्षय का मैं बहुत आदर करती हूँ, पर सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आदर पर्याप्त नहीं है, उसी तरह जैसे कि केवल परस्पर शारीरिक आकर्षण भी नहीं। तुम बार बार विवाह की बात क्यों छेड़ देते हो? मैं अभी विवाह करने के मूड में नहीं हूँ। मनीष ने राधिका की हथेली पकड़ ली और सहज भाव से कहा, मूड आए तो बता देना। क्यों, क्या पंडित बनोगे? राधिका चाह रही थी कि मनीष हाथ छोड़ दे और उसे स्वयं न हटाना पड़े। देखो, तुम्हारी सारी दोपहर खराब कर दी। मनीष ने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। अब तो चाय का समय हुआ, चलती हो? आज नहीं, फिर कभी। राधिका भी उठ खड़ी हुई।
मनीष ने कोट पहना, टाई ठीक की और कहा, फिर कभी ही सही। राधिका उसे नीचे तक पहुंचाने आई और मनीष के जाने के बाद देर तक खड़ी सड़क को ताकती रही। उसे अपना मन हल्का हल्का सा लग रहा था। साथ ही कई घंटों तक लगातार बातें करने की थकान भी शरीर में व्यापने लगी थी। डिनर पार्टी में जब अगली बार राधिका की भेंट मनीष और कारिन से हुई तो उसे भारत आए कई महीने बीत चुके थे और उसकी सारी झुंझुलाहटें फीकी पड़ गई थी। कभी कभी उसे आश्चर्य होता कि इतनी जल्दी उसने अपने चारों ओर का सब कुछ कैसे स्वीकार कर लिया। यह सच था कि उस स्वीकृति में उत्साह न था, बल्कि एक हताश भाव का ही प्राधान्य था। बसों के लिए घंटों पंक्ति में खड़ी रहती और बस आने पर जो धक्का मुक्की आपाधापी मचती, उसमें वह दूसरों की कोहनियों से शत शरीर, बिखर आए बाल, जूतों से रगड़ी गई अपनी उंगलियां लिए बस के स्टेप पकड़े झूलती हुई यात्रा करती। बेहद धूल कांच के पार निष्प्रद नजरों से देखती हुई, और यह सब इसलिए कि अक्षय के ग्रह से वह सप्ताह में 2 बार देखी के शिल्प केंद्र में चली जाती और विदेशी पत्रिकाओं से बुनाइयाँ डाल डाल देखी की बुनने वाली को सिखाती, और उसी की नाप से देखी ने ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिए थे और उन वस्त्रों को नाप के अनुसार बनवाने का भार राधिका ने ले लिया। राधिका की सहायता से देखी आभारी थी और वह चाहती थी कि रेडीमेड वस्त्रों की भी एक दुकान खोल ले। राधिका देखी के कामों में इतना लिप्त नहीं होना चाहती थी कि उसे अपने लिए ही समय न बचे। उसे थोड़ी सी खुशी इस बात की भी थी कि कभी कभी अनीला भी उसके साथ चली जाती, और नीना ने इस बीच कहीं यह समझ लिया था कि उसके प्रिय अभिनेता की हर फिल्म, हर नए स्टाइल और विदेश से आई वस्तुओं के परे भी जिंदगी के और स्तर हैं जिनमें आतताइयों द्वारा देश के निर्वासित लोगों की कथा है। अपने आसपास के जीवन में बेचैनी और मुश्किलें हैं। तब भी राधिका में एक बेहद अनमनेपन ने घर कर लिया था। अक्षय से भेंट होती रहती, अक्सर नीचे शंकर के घर भी उसे बुलावे मिलते रहते, पर सब कुछ करते हुए भी एक विचित्र अनिश्चितता और सारहीनता की भावना छाई रहती। ऐसे में मनीष का फोन पाकर वह मधुर आश्चर्य में पड़ गई। इस बीच उसे केवल औरंगाबाद से भेजा मनीष का एक कार्ड मिला था। एक पंक्ति में कुशलक्षेम और फिर कई सप्ताह तक चुप्पी। मनीष अपने घर पर अपने कुछ परिचितों, कुछ व्यवसाय के मित्रों को पार्टी दे रहा था, बहुत अनौपचारिक रूप से। रात को उसने राधिका के लिए कार भेज दी। जब तक वह घर के अंदर नहीं घुसी उसे उसकी भव्यता का अनुमान नहीं लगा। बाहर से खूब बड़ा लॉन, साफ सुथरी बाड़ और सैकड़ों गमले लगे दिखाई दिए। कार जो उसे लेने गई थी एयर कंडीशन थे। अंदर जाते ही गलियारा पार कर खूब लंबा सा बरामदा, उसके आगे सफ़ेद पत्थरों का चबूतरा और तब प्रांगण, फिर लॉन और केले के झुरमुट। बरामदे में सैकड़ों का फर्नीचर था जिस पर काफ़ी लोग अध लेटे अध बैठे थे। बरामदे में दीपाधार में कुछ दिए जल रहे थे और ढेर सी चांदनी यहाँ से वहाँ तक बिखरी हुई थी। उसे देख मनीष उठ खड़ा हुआ और पास आकर उसके दोनों हाथ बड़ी आत्मीयता से पकड़ते हुए कहा, राधिका, गुड टू सी यू। फिर उसका परिचय कराया और दूसरों का भी परिचय दिया। जीन, निशा, लॉरेंस, मार्कस, रोडनी, लारा, प्रवीण, दिवाकर, हेलेन, कुमार और क्रिस। राधिका नमस्कार कर एक खाली पड़े मोड़े पर बैठ गई। तुम क्या लोगी? मनीष ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा। और लोग क्या ले रहे हैं? मैनहैटन, मार्टिनी, बर्बन, स्कॉच ऑन रॉक्स। मैं ब्लडी मैरी पी रहा हूँ। तो मैं भी वही लूँगी, राधिका ने कहा।